मेरी दीदी की शादी वाले दिन जब बारात आ चुकी थी तो फेरों के समय मेरी दीदी को अचानक से चक्कर आने लगे। जब उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ रिपोर्ट्स में आया कि वो प्रेग्नेंट हैं। अब तो सब लोगों के होश उड़ गए। तभी मेरी नज़र जब दीदी की ओर पड़ी तो मैंने देखा कि उनके तो दोस्तों, मेरा नाम राजू है। हमारे परिवार में एक रिवाज थी कि हमारे परिवार में लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। मैं और मेरी दीदी अपने माता-पिता के 2 ही संतानें थीं। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन थे। वह अपने कारोबार को इतना आगे बढ़ा चुके थे कि अब हमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत, कोई कमी नहीं थी। मेरे दादाजी की बड़ी-बड़ी दुकानें थीं और हमारी अच्छी खासी ज़मीन जायदाद होने की वजह से हमें कभी भी गरीबी का सामना ना करना पड़ा। और उसके बाद जब मेरे पिताजी की शादी हो गई तो उन्होंने अपना सारा कारोबार संभाल लिया और दादाजी को आराम दे दिया। उसके बाद से पिताजी ने कारोबार को आगे बढ़ाया और अब हमारी दुगनी तिगनी दुकानें बढ़ गईं। अच्छे खासे हम लोग रह रहे थे। लेकिन मुझे तो शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन मेरी दीदी को नहीं भेजा। दरअसल हमारे गांव में रिवाज थी कि लड़कों को तो ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त थी, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। वह केवल 12 तक ही पढ़ाई कर सकती थीं और 12 पढ़ने के बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। सब लोगों का यही मानना था कि अगर लड़के को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया तो वह पूरे गांव में नाक कटवा देगी। इसी वजह से सभी लोग इस रीति रिवाज के अंदर धंसे हुए थे। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था और मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। मेरी दीदी मुझसे 2 साल उम्र में बड़ी थी। मैं चाहता था कि मेरी दीदी पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करें, लेकिन जब हमारे घर के सभी बड़े सदस्यों का जो फैसला था उसे मैं कैसे मना कर सकता था। मुझे तो शहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं शहर में जाकर पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरी दीदी घर पर ही रह रही थी और उनका तो पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा रुचि भी नहीं था कि वह ज़रूर एक नौकरी हासिल कर सकती थी। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। जब सब लोगों की ऐसी ही सोच थी तो मैं क्या कर सकता था। लेकिन इसी बीच मेरे पिताजी की थोड़ी सी ठीक थी। वह चाहते थे कि मेरी दीदी आगे पढ़े, लेकिन मेरे दादाजी के हुक्म को वह नहीं टाल सकते थे। मेरे दादाजी ने तो साफ साफ कह दिया था कि राजू को अगर पढ़ना है तो वह शहर जाकर पढ़ाई कर सकता है, लेकिन रीना के लिए आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जब उसकी 12वीं क्लास हो जाएगी तो एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे और उसे उसके ससुराल भेज देंगे। यही हमारे गांव की परंपरा है और इसी परंपरा को हम लोग मानेंगे। एक रोज़ हम लोग बैठे थे तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि राजू, तू अपनी पढ़ाई आगे करना चाहता है तो शहर चला जा। लेकिन मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे रीनू दीदी की फ़िक्र हो रही है। मैं चाहता हूँ कि वह आगे पढ़े लिखें। उनके हर क्लास में इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं। वह मुझसे भी ज़्यादा पढ़ाई में होशियार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल कर लेंगी। और रेनू दीदी तो वैसे भी डॉक्टर की नौकरी करना चाहती थी और इस चीज़ में उनका नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्यों ना दीदी को भी मेरे साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दूँ, ताकि मुझे भी सहारा मिल जाएगा और वह भी अपने सपनों को पूरा कर लेगी। तभी पिताजी ने कहा कि नहीं, यह सब नहीं हो सकता। मेरा भी तो मन है, लेकिन अपने पिताजी की बात को नहीं टाल सकता। उनका जो हुक्म है वही मानना पड़ेगा। तभी मैंने पिताजी से कहा कि ऐसा कैसा हुक्म हो सकता है कि किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना हो। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, यह सिर्फ हम लोगों तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे गांव में होता आ रहा है और यह कोई आज की बात नहीं है, बहुत सालों पहले की बात है। जब मेरे पिताजी के भी दादा परदादा हुआ करते थे, तब की उम्र से लेकर आज तक यह सब चलता रहा है। और अगर हम लोग पहल भी कर लें तो पूरे गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। सब लोग हमारी थू थू करेंगे और हमारे कारोबार में भी इसका काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सब लोग हम लोगों से रिश्ता तोड़ लेंगे तो हमारा कारोबार आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोई भी हमारे कारोबार में हिस्सेदारी नहीं लेगा। इसलिए यही ठीक है। लेकिन तुम्हारी अगर इच्छा है कि रीनू को उसकी नौकरी करने दी जाए तो मैं इस चीज़ में पूरी मदद करूँ। उसके लिए एक ऐसा लड़का तलाश करेंगे जो उसे आगे की पढ़ाई करवाए। अगर वह अपने ससुराल में जाकर आगे की पढ़ाई करेगी
तो उसे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो उसे कोई रोक-टोक नहीं होगी और गाँव वाले भी इस पर सवाल नहीं उठाएँगे, क्योंकि जब उसका पति ही उसे आगे बढ़ाना चाहेगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैं ऐसा लड़का तलाश करूँगा, जो रीनू की पढ़ाई-लिखाई को आगे जाकर पूरी करवाए और उसकी शादी हम शहर में करेंगे, ताकि कोई भी आगे चलकर रीति-रिवाज और गंदी सोच का सामना ना करना पड़े। अब तो मुझे पूरी बात समझ में आ गई थी कि इसमें मेरे पिताजी का कोई दोष नहीं था। वह भी मेरी बेटी जैसी ही सोच रखते थे। वह भी अपनी बेटी को आगे बढ़ता देखना चाहते थे। लेकिन जो हमारे गांव में परंपरा थी, उसे निभाना भी बहुत ज़रूरी था और ऊपर से उनके पिताजी का जो हुक्म था, वह उन्हें टाल भी नहीं सकते थे। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। जब मैं शहर जाने की तैयारी कर रहा था, तो मेरी दीदी की आंखें नम हो गईं। मुझे पता था कि वह किस वजह से आंखों में आंसू लेकर आई हैं। मेरे जाने के गम से ज़्यादा उन्हें ये गम था, क्योंकि वह भी तो शहर जाकर पढ़ना चाहती थीं। लेकिन उनको इन परंपराओं की हथकड़ियों ने ऐसा जकड़ रखा था कि वह चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती थीं। मेरा भी दिल भर आया। मैंने अपनी दीदी को गले से लगा लिया और रोने लग गया। सब लोगों को यही लग रहा था कि मैं इन लोगों से दूर जा रहा हूँ। तभी मेरा मन उदास हो गया और मैं रोने लगा। लेकिन हकीकत तो मैं और मेरी दीदी ही जानते थे कि मैं किस वजह से रो रहा हूँ। मैं चाह कर भी अपनी दीदी के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था। खैर, जैसे तैसे मैंने अपना कलेजा कठोर किया और शहर के लिए निकल गया और जाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। कुछ दिनों तक तो मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन बाद में शहर के रंग में रंग गया और मुझे इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ा। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक रोज़ मेरे पिताजी ने कहा कि तुम घर पर आ जाओ, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हम लोगों से भी मिल लेना और थोड़े दिन तुम भी आराम से रह लेना। और अब तो तुम्हारी दीदी की 12वीं कक्षा हो गई है, तो उसके लिए लड़का तलाश कर रहे हैं, तो तू भी आ जाएगा तो थोड़ा मदद मिल जाएगा। मैंने पिताजी की बात मान ली और घर पर चला आया। घर जाकर देखा तो मैंने एक लड़के को बैठा पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़का कौन है। मैंने पूछा कि यह कौन है? तो पिताजी कहने लगे कि मेरे शहर में एक मित्र हैं, जिन्होंने मेरे कारोबार में काफ़ी मदद की है और हमेशा से मेरे कारोबार में लाभ लाने में उनका ही हाथ रहा है। वह बड़े-बड़े लोगों की जानकारी रखते थे। इस वजह से ही मेरे कारोबार में इतना लाभ हुआ है और वह तो मेरे बचपन के दोस्त भी थे। तुम शहर चले गए थे और यहाँ पर रह रहे थे, तो तुम्हारा कभी उनसे सामना नहीं हुआ। यह उन्हीं का लड़का है। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि उनका किसी एक्सीडेंट में मौत हो गया। यह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। अपने माता-पिता को खोने के बाद यह बहुत अकेला पड़ गया था। इसलिए मैं इसे अपने घर पर ले गया। इसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल इनके पिताजी को ज़मीन जायदाद और बड़ी-बड़ी दुकानों का पैसा सब कुछ था। वह उसके परिवार वालों ने उसे छीन लिया। धोखा करके इन बेचारों के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं बचा और ऊपर से तो इसने अपने माता-पिता को भी खो दिया। अब इसके पिता ने जब मेरे कारोबार में इतनी हेल्प की है, मेरा हमेशा से साथ दिया है और मेरा बचपन का भी मित्र रहा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके पीछे से उसके बेटे को किसी भी तरह की तकलीफ़ ना होने दूँ। तभी पिताजी ने कहा कि मैं इसे गोद ले रहा हूँ और तुम दोनों बहन-भाइयों को भी एक भाई और मिल जाएगा। इसलिए मैं इसे यहीं पर रख लूँगा और वैसे तो ये पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी अव्वल है। इसे अगर आगे पढ़ना होगा तो इसे शहर भेजूँगा और अगर इसकी पढ़ाई में रुचि नहीं हुई तो इसे कारोबार में हाथ बढ़ाना सिखाऊँगा और एक अच्छा बिज़नेसमैन बनाऊँगा। अगर इसकी जगह मेरा अपना बेटा होता तो भी मैं यही करता। मैं और मेरे दोस्त का एहसान कभी भूल नहीं सकता। हो सकता है मैं इसकी ज़िंदगी सँवार दूँगा तो जो एहसान है वह उतार सकूँ। इसलिए आज से यह तुम्हारा और रीनू का भाई हो गया। शुरू-शुरू में तो मुझे उसका साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वैसे भी होता ही है कि जब कोई नया मेहमान घर पर आए और कुछ दिनों तक तो एडजस्ट करना ही मुश्किल होता है। लेकिन धीरे-धीरे हमें उसकी आदत पड़ गई। उसका नाम रमेश था। अब रमेश हमें सगे भाई जैसा लगने लगा। वह भी काफ़ी अच्छे संस्कारों में पला-बड़ा था। बहुत अच्छे से रहता था, सब लोगों का ख़्याल रखता था। उसे पढ़ाई-लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए पिताजी उसे दुकान पर ले जाने लगे और कारोबार सिखाने लगे। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई और दीदी के लिए भी एक अच्छा रिश्ता मिल गया। अब दीदी की शादी रख दी गई। हम सब लोग खुश थे और खुशी-खुशी शादी की तैयारी भी कर रहे थे। तभी एक रोज़ दीदी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ, जिसका तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन मैं तुमसे
कुछ छुपा नहीं सकती। तुम बेशक उम्र में मुझसे छोटे हो, लेकिन तुमने हमेशा एक बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाया है और हमेशा मेरा साथ दिया है। इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैंने दीदी का हाथ थामा और कहा, क्या हुआ दीदी? मुझे लगा कि दीदी को शायद कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी। अब कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो रही है और मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपनी दीदी के सारे सपने पूरे करूँ, क्योंकि शादी के बाद तो वो पराई होने जा रही थी। इसलिए मैंने दीदी से कहा कि आप जो भी माँगोगे मैं आपको दूँगा। बस एक बार आप मुझे बताइए तो, अगर आपको कोई परेशानी है तो भी मुझे बताइए। तभी दीदी कहने लगीं कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी दीदी तो ऐसी नहीं थी, आज तक उन्होंने किसी लड़के को नज़र उठाकर भी नहीं देखा और वह तो इन सब चीज़ों को जानती भी नहीं थी, तो फिर वह कैसे हो गया? और ना ही मैंने कभी दीदी को देखा और ना ही कॉलेज गई, ना कुछ और। फिर लड़के के साथ उन्हें कब प्यार हो गया? मैंने दीदी से कहा कि मुझे पूरी बात बताइए। तब दीदी ने कहा कि हमारे दूसरे गांव का ही लड़का है, अक्सर यहाँ अपने ननिहाल में आया करता था और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी तो उससे मुलाकात हो गई और मुलाकात में मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। हम लोगों का रिलेशन पूरे 1 साल का है। वह बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़का है और जॉब भी करता है। इससे अच्छा भला क्या हो सकता है? और मैं उसे प्यार करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो उम्र भर मुझे खुश रखेगा। मेरी ज़बरदस्ती शादी होने से बचा लो। पहले मैं पढ़ाई करना चाहती थी, वह सपना मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन यह तो पूरा कर दो। तभी मुझे दीदी जी की बात में दम लगा। मुझे सब पता था कि प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन उससे पहले मेरे मन में जो सवाल थे, वह दूर होना ज़रूरी थे। मैं उस लड़के से मिलना चाहता था, पूरा जाँच करना चाहता था कि कल को मेरी दीदी को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा था कि अब तो शादी तय हो गई है, उसका क्या करें और घरवालों को कैसे मनाएँ? क्योंकि हमारे घर में प्यार करना तो दूर, प्यार शब्द से ही नफ़रत है। कोई भी लड़की अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करती है, तो उसको मौत के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यह हमारे गाँव की एक परंपरा थी और इसी डर से तो लड़कियों को आगे की पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था। अब मैं अकेला इन सबको कैसे करता, लेकिन मैं अपनी दीदी को भी निराश नहीं कर सकता था। खैर, अब जो कुछ भी करना है, मुझे भी करना है। इसलिए मैंने अपनी दीदी से कहा कि आप फ़िक्र मत करो, मैं पूरी जाँच-पड़ताल करके कुछ करता हूँ। आप निराश मत होना। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगा कि मेरी ज़िंदगी तबाह होने को आ जाएगी। यह सब बातें मेरे दादाजी ने सुन ली थीं और उन्होंने मेरे पिताजी को बता दी। मेरे पिताजी ने हम लोगों को बाहर बुलाया और मेरी दीदी के ज़ोर से तमाशा दे मारा और कहने लगे कि तुमने हमारी नाक कटवा दी। जब तुम्हारी शादी पहले ही तय हो गई है और तुम किसी और लड़के से बात करती हो, यह हमारे परिवार को शोभा नहीं देता। मैंने इतने पुरखों से मान-सम्मान को बनाया है और तुम यह गुल खिला रही हो। मैं तो चाहता था कि तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो और मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए ऐसा लड़का तलाश किया, जो तुम्हारी आगे की पढ़ाई करवाने के लिए भी तैयार है। शादी होने के बाद तुम्हें ज़िंदगी भर की ऐश मिलने वाली थी, लेकिन तुम तो पहले से ही क्या कुछ और सोच रखी हो। तभी पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तू इसका साथ दे रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन मैं कुछ बोल ना पाया। ना ही दीदी बोल पाई। दीदी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने कोशिश तो की थी पिताजी को समझाने की, लेकिन कोई भी नहीं माना। सब लोग कहने लगे कि अब जल्द से जल्द शादी हो जाए और दीदी से उसका फ़ोन भी ले लिया जाए, ताकि वह उस लड़के से बात ना कर पाए। अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। खैर, दीदी को मैंने समझाया-बुझाया और कहा कि आपको तो शादी इसी से करनी पड़ेगी। हो सकता है ये लड़का उस लड़के से 2 गुना अच्छा हो। तभी दीदी भी इस चीज़ को मान गई। मैं मानता हूँ कि उनके लिए उस लड़के को भूलना इतना आसान नहीं था, लेकिन क्या कर सकते थे? अब तो भूलना ही था। फिर दीदी ने इन सबको स्वीकार कर लिया और उसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और शादी में रम गए। धीरे-धीरे यह बात सब लोगों के मन से निकल गई और दीदी की शादी के दिन भी नज़दीक आ गए। अब तो दीदी की शादी वाला दिन आ गया। ज़ोरों-शोरों से तैयारियाँ चल रही थीं। धूम-धाम से बारात आने की तैयारी में लगे हुए थे। कोई नाच रहा था, तो कोई पकवान खा रहा था, तो कोई इधर-उधर के काम सँभाल रहा था। मुझे तो 1 सेकंड का भी वक़्त नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी और मैं भाई, उन सबका कुछ न कुछ था। रमेश भी सब अच्छे से सँभाल रहा था। ख़ैर, ऐसे ही शादी का टाइम आ गया
और बारात आ गई। बारात की सब सेवा पानी अच्छे से करने के बाद मेरी दीदी को फेरों में बैठा दिया गया। जब फेरे लेने के लिए वह खड़ी हुई तो अचानक चक्कर आने लगे और वह धड़ाम से वहीं पर गिर गईं। अब तो सब लोगों के होश उड़ गए कि अचानक से रीना दीदी को क्या हो गया। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं पर उनके ससुराल वाले भी कहने लगे कि हमारे होने वाली बहू है, हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए मेरे होने वाले जीजू और उनके माता पिता और मम्मी पापा मैं चले गए और रमेश भैया घर पर सब कुछ संभाल रहे थे। हम लोग दीदी को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर जाकर डॉक्टरों ने जांच वगैरह की तो जो बात हमारे सामने आई उसे सुनकर तो हम लोगों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि रीना दीदी तो प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर तो हम लोगों के होश उड़ गए। सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब तो पिताजी वहीं पर बैठ गए और आंखों में आंसू लाते हुए कहा कि यह क्या कर दिया रीना तुमने, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उधर रीना दीदी कहे जा रही थी कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। जब मेरे होने वाले जीजू ने यह बात सुनी तो उन्हें भी गुस्सा आ गया और उनके माता पिता ने कहा कि हमें ऐसी लड़की से शादी कभी नहीं करेंगे जो शादी से पहले ही गर्भवती हो। आप लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी, हमारी नाक कटवा दी। भला अपनी एक बदचलन लड़की को हम लोगों के पल्ले बांध रहे थे। उन्होंने मेरे पिताजी को और हम लोगों को काफ़ी खरी खोटी सुनाई और वहाँ से चले गए। अब बारात वापस जा चुकी थी। रीना दीदी को घर पर लाया गया और सब लोग रीना दीदी से नाराज़ थे। कोई भी बात नहीं कर रहा था। वह तो बात करना तो दूर, उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि जिस तरह लड़के से रीना दीदी प्यार करती थी उसी का यह बच्चा है। लेकिन मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा था। और जिस तरह से रीना दीदी बार बार कहीं जा रही थी कि उन्होंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की। आज तक किसी लड़की ने उन्हें छुआ तक नहीं। वो उस लड़के से प्यार जरूर करती थी लेकिन उनके साथ कभी भी कोई संबंध नहीं बनाए। उन्हें नहीं पता था कि यह सब कैसे हो गया। मुझे अपनी दीदी पर पूरा विश्वास था, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे अपनी दीदी पर पूरा विश्वास था और मैं चाह कर भी उनका साथ नहीं छोड़ सकती थी। मैंने दीदी को समझाया और कहा कि मैं इस बात की तह तक जरूर जाऊंगा, लेकिन अब जो दुख की घड़ी है उसको आप कैसे भी करके सहन कर लो। फिर ऐसे ही दिन दिन निकलते गए। एक रोज़ मैंने देखा कि रमेश किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मुझे थोड़ा डाउट लगा तो मैंने उसके कमरे से बाहर होकर सब कुछ सुना जो रमेश बातें कर रहा था। उसे सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। अब सारा माजरा मेरे सामने आ चुका था। मैंने चिल्ला चिल्ला कर पापा, मम्मी, रीना दीदी सबको आंगन में इकट्ठा कर लिया और वहीं पर रमेश को बुला लिया। जैसे ही रमेश वहां आया तो मैंने उसके खींच के तमाचा मार दिया और उसे पीटने लगा। पिताजी ने मुझे उससे दूर किया और कहने लगे कि यह क्या कर रहा है, अपने भाई को क्यों पीट रहा है, शर्म नहीं आती। तभी मैंने पिताजी से कहा कि मुझे शर्म क्यों नहीं आएगी। जिस आस्तीन के सांप को आप घर में पाल रहे थे उसने हमारा जीवन नरक बना दिया है। पिताजी ने कहा कि तुम यह क्या बोल रहे हो और रमेश को क्यों पूछ रहा है। बात को गोल गोल मत घुमाओ, जो भी है सच सच बता दो। तभी मैंने कहा कि यह किसी से बात कर रहा था कि इस बच्चे को जल्द से जल्द गिराना होगा वरना मैं पकड़ा जाऊंगा, या किसी के साथ जरूर धोखा कर रहा है। तभी पिताजी ने रमेश की कॉलर पकड़ी और कहा कि जो भी है सच सच बता वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। तभी रमेश ने पिताजी के पैर पकड़ लिया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो। हम दरअसल जब मैं आपके घर में था तो रीना मुझे पहली नज़र में ही भाग गई थी। ज़बरदस्ती मेरी बहन बना रहे थे। मुझे रीना से प्यार हो गया लेकिन इसे आप लोग मेरी बहन बनाने में तुले हुए थे। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं रीना से शादी कर लूं और आप लोगों से बोल दूं। लेकिन जब मैं यह बात आप लोगों से बोलने के लिए आया तो मैंने सुन लिया कि आप लोग रीना को डांट रहे हैं क्योंकि वह किसी लड़के से प्यार करती है। तभी मुझे समझ में आया कि इस घर में प्यार व्यार कुछ भी स्वीकार नहीं है। अगर मैं आपको यह बात बताता तो आप लोग तो मुझे जान से ही मार देते। लेकिन रीना को देखकर मेरे अंदर जो हवस जागती थी मैं उसको किसी भी तरह से मिटा नहीं पा रहा था। मुझे रीना इस कदर पसंद आ गई थी, मुझे उसके साथ सोना था। मैं उसे बहन मानता ही नहीं था, मुझे इससे प्यार हो गया था। इसलिए मैंने चुपके से एक दिन इसके दूध में नींद की गोली मिला दी और साथ में बेहोशी की दवा भी मिला दी, जिससे रीना बेहोश हो गई
और मैं उसके साथ पूरी रात सोता रहा और उसके साथ संबंध बनाया। मुझे नहीं पता था कि यह गर्भवती हो जाएगी और शादी वाले दिन इसकी गर्भवती होने का पता चल गया तो सब लोग इस पर सवाल उठाने लगेंगे। पिताजी ये सुनकर जमीन पर बैठ गए और अपना माथा पकड़ लिया। मैंने रमेश के कई थप्पड़ मारे और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तभी मैंने कहा कि देखा आप लोगों का विश्वास करने का नतीजा। आप लोग रीना दीदी पर सवाल उठा रहे थे, अब हमारे पूरे खानदान में नाक कट गई। कौन रीना दीदी से शादी करेगा? सबको यही लगेगा रीना दीदी ने गलती की है, लेकिन इसमें दीदी की कोई गलती थी ही नहीं। वह तो बेचारी एकदम साफ नीयत की थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। तभी पिताजी ने रीना दीदी से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पिताजी कहने लगे, मैंने तो इसे अपना समझकर अपनाया था, इसका जीवन संवारने चला था, लेकिन इसने तो हमारे ही घर को नर्क बना दिया। इतने तो हम हमें ही डस लिया। अब मुझे समझ में आ गया किसी को सहारा देना या विश्वास करना कितना बड़ा बेवकूफ़ी का काम होता है। मैंने सब लोगों को समझाया और बिठाया। तभी रीना दीदी जिस लड़के से प्यार करती थी वहां पर आ गया और कहने लगा कि मैं रीना से शादी करूंगा। मैं आज भी इससे इतना ही प्यार करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेट में किसका बच्चा है। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा और इसे शादी करूंगा। तभी सब लोग बहुत खुश हो गए। रीना दीदी के उसके साथ शादी करवा दी गई। तभी एक रोज़ जब हम लोग बैठे थे तो मैंने पिताजी से कहा कि देख लो, आप लोग प्यार को इतना गंदा मानते थे, प्यार करना गुनाह मानते थे, लेकिन देख लो जिस लड़के से रीना दीदी ने प्यार किया आखिर में उसी ने उनका साथ दिया। अब सब लोगों की समझ में आ गया था कि प्यार मोहब्बत करना गलत नहीं है। इसलिए सब लोगों की मेहनत से हमारे गांव में जो लड़कियों के लेकर जो रिवाज थी वह भी दूर हो गई और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब कर देना सो दैट मैं अगली वीडियो अच्छे से बना सकूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।